नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा है वह सेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि जो स्पेशल उत्तर प्रदेश रिवीजन है उसकी हमने क्लास 7 बजे से आपको डेली लगाई है और इसमें जो है 8 बजे से जो हमारी क्लास है वह मैथ की क्लास लगती है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है वह क्लास है क्लास नंबर 8। ठीक है भाई, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास की। ठीक है, और इसमें आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है राजस्व परिषद। ठीक है, और इससे आगे पढ़ेंगे क्योंकि कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था न्यायपालिका न्याय व्यवस्था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो न्यायपालिका में हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट पढ़ा था। ठीक है, सत्र न्यायालय पढ़ा था, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर बात की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत प्यारा टॉपिक है राजस्व परिषद। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में भी यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिला था। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की बात क्या है। उससे पहले देख लेते हैं कि राजस्व परिषद पहली बार जब गठन किया गया राजस्व परिषद का भारत में, यानी कि अगर हम बात करते हैं भारत में राजस्व परिषद का जो गठन किया गया तो उसे हम कहते थे बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। क्या कहते थे बच्चा? बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू कहते थे, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। और ये जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू था इसका जो गठन किया था वो किसने किया था? वो किया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था ये भी पता होना चाहिए। तो 1772 में इसको किया था। कब किया था? 1772 में। ठीक है भाई, कब किया था? 1772 में किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, वहीं पर इसका अगर हम यहाँ से बात करते तो पुनर्गठन किया गया था। फिर बाद में क्या किया गया था? पुनर्गठन। पुनर्गठन इसका किया गया था। और पुनर्गठन जो किया गया वो कब किया गया था? वह किया गया था 1787 में। ठीक है, इसका पुनर्गठन किया गया 1787 में। और उस समय पर जो अध्यक्ष बने वो कौन थे? कार्नवालिस। कौन थे? कार्नवालिस। तो एग्ज़ाम में ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं कि भारत में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पुनर्गठन जो किया था वो किसने किया था? वो किया था कार्नवालिस ने। ठीक है भाई, तो कार्नवालिस याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स याद रखना है आपको। ये थोड़ा दो याद रखने हैं, इतनी बात आपको यहाँ से भी याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए इतनी बात हमारी यहाँ से हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूपी में बात कर लेते हैं कि यूपी में राजस्व परिषद। ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद। ठीक है भैया, यानी कि राजस्व का लेखा जोखा रखने के लिए हर राज्य में जो होता है वो क्या होता है? एक राज्य परिषद होता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की, तो 1881 में इसका गठन किया गया था। क्या किया गया था? 1831 में, सॉरी 1831 में। कहाँ पर किया गया था इसका गठन? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसका गठन किया गया था। ठीक है भाई, 1881 में इलाहाबाद में इसका गठन किया गया था। क्या काम करता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। यूपी में राजस्व संबंधी मामले, यानी कि क्या करता है? यूपी में राजस्व संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले देखे जाते हैं इसमें, या अपील की सुनवाई की जाती है। मामलों की अपील की शीर्ष अदालत है। क्या है भैया? शीर्ष अदालत है। अदालत है, यानी कि राजस्व संबंधी जो कोई मुद्दा आता है उसकी शीर्ष अदालत जो है वो क्या है? आपकी राजस्व परिषद है। क्या है? राजस्व परिषद। राजस्व परिषद इसकी क्या है? शीर्ष अदालत है। इतनी बात अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस टाइम बात करूँ, इस टाइम अगर मैं बात करूँ कि देश में कितने इस टाइम राजस्व न्यायालय काम कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूपी में अभी तक 1600, यूपी में अगर अभी बात करूँ 1688 न्यायालय काम कर रहे हैं। किस चीज़ का? जो रिवेन्यू को देखते हैं, वो 1688 जो है वो काम कर रहे हैं।
इतनी बात थोड़ी सी यहाँ से बनाकर रख लेना दिमाग में। ठीक है भैया, 1688 जो कोर्ट हैं वो अभी तक रिवेन्यू का मामला देख रहे हैं, तो एक बार और इसको समझ लेंगे, क्या समझते हैं इसके बारे में ज़रा देख लेंगे इस बात को। यहाँ इलाहाबाद में इसका गठन किया गया था, कब किया गया था ये बात आपने याद रखो, 1831 में। ठीक है, यूपी में अगर हम बात करें, यूपी में राजस्व संबंधी मामलों की अपील की शीर्ष अदालत किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बच्चा, वो कहा जाता है राजस्व परिषद को। ठीक है, अगर यूपी में बात करें तो कितने न्यायालय जो है काम कर रहे हैं यूपी में इस तरीके से, तो 1688। ये तो हुआ इसके अभी तक की बात। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है वरीयता क्रम क्या है इनका, यूपी में क्या है इसका वरीयता क्रम क्या है, तो हम इसको वरीयता क्रम देख लेंगे। वरीयता क्रम, ये रिवीजन हो रहा है, इसमें आपको ज़्यादा आईएएस नहीं बनना है। वरीयता क्रम क्या है, वरीयता क्रम तो सबसे छोटे से क्रम से लेते हैं। सबसे पहला होता है अमीन पद। क्या होता है, अमीन, अमीन पद होता है। अमीन का पद वर्तमान में नहीं चल रहा है, गांव-गांव जाकर जो है केवल वसूली करते थे। पहले ज़मीनों के जो टैक्स होते थे, लगान होते थे, उनकी वसूली जो करते थे तो ये अमीन करते थे। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ लगान वसूली करने वाले, लगान वसूली करने वाले जो होते थे अमीन होते थे। इनके ऊपर जो होते थे, अमीन के जो ऊपर होते थे वो कौन होते थे, राजस्व लेखपाल, जिनकी वैकेंसी आप देखते हो। तो इनके ऊपर कौन होते थे, राजस्व लेखपाल, राजस्व लेखपाल होते थे। राजस्व लेखपाल के ऊपर, राजस्व लेखपाल अपनी अपील कहाँ करेगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो राजस्व लेखपाल कानून गो में किसे देता है, कानून गो। ठीक है भैया, कानून गो इसका ऊपर अधिकारी होता है। कानून गो से ऊपर जो होता है वो कौन होता है, नायब तहसीलदार। कौन होता है, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ठीक है भैया, अब यहाँ पर आपको लिखना है ये है राजस्व, राजस्व का सबसे राजस्व की सबसे छोटी अदालत कहा जाता है, अदालत कहा जाता है इसको। यानी कि पहले कानून गो को कहा जाता था अदालत, परंतु अभी से क्या कहा, किसे कहने जाने लगा है, नायब तहसीलदार को जो है सबसे छोटी अदालत कहने जाने लगा। क्यों कहे जाने लगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वरीयता क्रम को लेकर चेंज करने लगे हैं। इसके ऊपर जो होता है वो कौन होता है, वो होता है तहसीलदार, तहसीलदार। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये तहसील का मालिक होता है। क्या होता है, तहसील का मालिक होता है, तहसील का मालिक यानी सर्वोच्च प्रमुख होता है तहसील का। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे तो एक आपका होता है एसडीएम, एसडीएम समझ गए नहीं। एसडीएम साहब जो होते हैं आप सब जानते होंगे, ये क्या होते हैं, ये प्रखंड अधिकारी होते हैं, प्रखंड अधिकारी, उप प्रखंड अधिकारी, सॉरी उप प्रखंड अधिकारी, उप प्रखंड अधिकारी होते हैं ये। ठीक है भैया, उप प्रखंड अधिकारी होते हैं। इसके ऊपर जो कंडीशन होती हैं वो किनकी होती हैं, इनके ऊपर जो कंडीशन होती हैं वो डीएम साहब की होती हैं। किसकी होती हैं, डीएम साहब की होती हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं इनको। ये जिले में राजस्व अधिकारी होते हैं, यानी क्या होते हैं ये जिले में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इसके बाद में जो आते हैं वो कौन आते हैं, आयुक्त साहब आते हैं। कौन आते हैं, आयुक्त साहब। ये क्या होते हैं, मंडल में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, मंडल में सबसे बड़े अधिकारी, मंडल में सबसे बड़े राजस्व अधिकारी, सबसे बड़े राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी यही होते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसको क्रम को देख लो सही से। अगर सबसे पहले अगर यहाँ बात पूछी जाए कि मंडल में सबसे बड़े जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो देखिए मंडल में सबसे बड़े जो होते हैं वो कौन होते हैं, आयुक्त होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मंडल आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंडल आयुक्त, मंडल आयुक्त कह सकते हैं, कमिश्नर साहब कह सकते हैं इनको, कमिश्नर साहब कह सकते हैं इनको। ठीक है भैया, कमिश्नर साहब कह सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो होते हैं वो कौन होते हैं, डीएम साहब होते हैं। ठीक है, डीएम साहब के नीचे जो होते हैं वो एसडीएम साहब होते हैं। एसडीएम साहब के नीचे होते हैं तहसीलदार। तहसीलदार के साथ नीचे जो होते हैं वो आपके होते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के नीचे कानून गो और कानून गो के नीचे राजस्व लेखपाल और ये आपके अमीन। तो ये होती हैं रिवेन्यू वरीयता क्रम, आपके ये पता होनी चाहिए आपको यहाँ से इतनी। ठीक है भाई, इतनी बात आपको यहाँ से ज़रूर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतनी बात अगर आपने कर ली तो कुछ और बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पर। कुछ और, राजस्व परिषद जो है वो हमारा कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। इसके ऊपर जो होते हैं सारे मंडल आयुक्त किसके पास जाते हैं,
राजस्व परिषद के, राजस्व परिषद के बाद जाते हैं। राजस्व परिषद जो है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। जबकि राजस्व बोर्ड जो है वो कहाँ पर है? राजस्व बोर्ड, राजस्व बोर्ड जो है वो कहाँ पर है? वो आपका लखनऊ में। राजस्व बोर्ड कहाँ पर है? आपका लखनऊ में। जबकि राजस्व परिषद जो है वो कहाँ पर? आपका इलाहाबाद में। इतनी बात आपको याद रखनी है, दोनों की चीज़ें याद रख लो, राजस्व बोर्ड, राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश पुलिस में यही पूछा था, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो प्रयागराज में। अब मैं यहाँ बात करता हूँ इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है इस टाइम, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया है इनके अध्यक्ष कौन है। तो इनके अध्यक्ष जो हैं वो हैं हेमंत राय। कौन है इसके अध्यक्ष? अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो कौन है? हेमंत राय वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करूं मंत्री जी की जो कौन है, यानी कि राजस्व परिषद किसको दे रखा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, अनूप प्रधान को। क्या नाम है उनका? अनूप प्रधान वाल्मीकि, ऐसे लिख लेना इन्विटेशन। तो ये भी चीज़ें आपको जो है यहाँ से याद होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो देखिए एक बात आपकी होगी राजस्व परिषद, ठीक है, कहाँ पर है? राजस्व परिषद इलाहाबाद में है आपका। राजस्व बोर्ड जो है वो कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। ठीक है। अध्यक्ष कौन हो चुके हैं? अध्यक्ष आपके हो चुके हैं हेमंत राय। ठीक है। मंत्री कौन हो चुके हैं? अनूप प्रधान वाल्मीकि। ये इनकी वरीयता क्रम हो गई। एक बार ज़रा रिकॉल कर लेंगे चीज़ों को, सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया विशेष यूपी पढ़ा रहे हैं। राजस्व परिषद आज आपका टॉपिक है। भारत में राजस्व बोर्ड की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसने स्थापना की थी? वारेन हेस्टिंग में की थी, 1772 में की थी। और पुनर्गठन जो किया गया था 1787 में किया गया था। कानवालिस उस समय पे थे। ठीक है भाई। इसके आगे जो हमने बात करी है वो क्या बात करी थी, देखिए समझेंगे। राजस्व परिषद की बात करी है हमने 1881 में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में इसका गठन किया गया था। प्रयागराज कह सकते हैं। यूपी में राजस्व संबंधी मामलों की अपील की शीर्ष अदालत जो होती है वही होती है राजस्व परिषद। यूपी में 1688 न्यायालय जो हैं छोटे बड़े इस पर काम कर रहे हैं, छोटे बड़े इस पर ही काम कर रहे हैं। इससे आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आयुक्त तो सबसे ऊपर होता है, मंडल आयुक्त जिसे बोलते हैं, डीएम होते हैं उनके नीचे, फिर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को, राजस्व लेखपाल, अमीन लगान वसूली के लिए। राजस्व की सबसे छोटी अदालत जो होती है वो नायब तहसीलदार होती है भैया। उप प्रखंड यानी उप प्रखंड अधिकारी जो होते हैं वो एसडीएम साहब होते हैं। तहसील के मालिक जो होते हैं, तहसील स्तर पर जो मामले देखते हैं तहसीलदार देखते हैं। एसडीएम साहब जिले में सबसे अधिकारी होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं इनको, या कलेक्टर साहब कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कलेक्टर साहब। ठीक है। तो कलेक्टर साहब जब रहते हैं ये जब रेवेन्यू मामले देखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब रहते हैं जब वो क्राइम वाली चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। जब न्याय की बात करते हैं तो मंडल आयुक्त, मंडल में सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? राजस्व अधिकारी आयुक्त साहब होते हैं जिन्हें मंडल आयुक्त कहते हैं। राजस्व परिषद जो है इलाहाबाद में है, राजस्व बोर्ड जो है लखनऊ है। अध्यक्ष हैं हेमंत राय, मंत्री जो है अनूप प्रधान यहाँ पर है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा पारिवारिक न्यायालय। परिवार न्यायालय भी कहते हैं इसको, न्यायालय। ठीक है भाई। पारिवारिक न्यायालय, इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि परिवार जैसे संबंधित मुद्दे जो होते हैं उनको देखे जाते हैं। यानी कि ये एक अधिनियम है, अधिनियम 1985 शायद, कितना है? 1985। ठीक है। के अंतर्गत जो है प्रदेश में समस्त मंडलों में जो है एक एक परिवार न्यायालय की स्थापना की थी। समझ गए नहीं? समस्त न्यायालयों में। परंतु ये कितने हैं हमारे यहाँ पर? ये कितने हैं? 2 हैं। समझ गए नहीं? प्रत्येक एक एक है, परंतु लखनऊ और कानपुर में 2-2 हैं। समझ गए नहीं? कहाँ पर? लखनऊ और कानपुर में कितने कितने हैं? 2-2 हैं। ठीक है भाई। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, पारिवारिक न्यायालय। तो पारिवारिक न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो किसके अनुसार? तो एक अधिनियम है, अधिनियम। ठीक है। कौन सा अधिनियम है? 1985। ठीक है। अधिनियम 1985 के अंतर्गत, ठीक है, यूपी में, यानी कि यूपी में प्रत्येक मंडल में प्रत्येक मंडल में एक एक जो है नहीं, समस्त मंडल में मुख्यालयों में जो मंडल मुख्यालय होते हैं एक एक क्या है? पारिवारिक न्यायालय है। जबकि एक तो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ देखो हेडक्वार्टर है मंडल का। दूसरा जो है कानपुर बड़ा मंडल है। कौन सा? कानपुर। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2-2 क्या है? 2-2 पारिवारिक न्यायालय। अब इसमें क्या काम करा जाता है? पारिवारिक न्यायालय की एक थोड़ी सी बात होनी चाहिए। जितने भी परिवार के जैसे संबंधी मामले होते हैं, झगड़े होते हैं, पारिवारिक होते हैं, जिसे कहते हैं, पारिवारिक को कहते हैं फैमिली कोर्ट। क्या कहते हैं यहाँ पर? फैमिली कोर्ट कहते हैं।
तो ये सारे मामले यहाँ पर देखे जाते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो लोक अदालत, इसके बाद मतलब आपको केवल रिवीजन करना है, रिवीजन मात्र करना है। हम बात करने वाले हैं इसका है लोक अदालत। तो लोक अदालत आपको पता होना चाहिए कि लोक अदालत क्या है, ठीक है भैया। तो पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद में जो है बाद में लिखेंगे जो बातें लिखनी है। लोक अदालत के बारे में समझ लेते हैं। 1987 के विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत स्थापना की गई थी इसकी। कब की गई थी? 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। लोक अदालत कानूनी विवादों के शांतिपूर्ण समझौते के लिए एक संवैधानिक मंच होता है, ठीक है। यह लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों को जो है कार्य करता है। जैसे दीवानी, फौजदारी, राजस्व, अदालती लंबित मामलों को इस अदालत में लाया जाता है। लोक अदालत के निर्णय अंतिम होते हैं, ठीक है भैया। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है, ये समझ लीजिए। 5 लाख तक के दावों पर विचार कर सकती है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वर्तमान समय में समस्त जनपदों में आपकी 3 स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। समझ गए नहीं? आरी बात समझ इतनी बात। तो लोक अदालतों के बारे में पता चल गया। सबसे पहली बात यह है कि विधिक प्राधिकरण कौन सा है इसका। अगर हम यहाँ से बात करें तो 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियम 1987 के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया या स्थापना की गई, ठीक है। ये क्या काम करती है लोक अदालत? कानूनी विवादों के शांति समझौते के लिए, यानी कि आपको यहाँ पता होना जरूरी है कानूनी विवादों की, ठीक है, कानूनी विवादों की शांतिपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मंच है। ये बात अपने माइंड में रख लीजिए। वैधानिक मंच है, ठीक है। लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों पर कार्य करता है। ये क्या काम करता है? लोक संबंधी विवादों के समझौते पर कार्य करता है। इतना लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। इतनी बात याद रख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या मामले होते हैं? जैसे दीवानी, फौजदारी, राजस्व, यानी कि दीवानी, फौजदारी, राजस्व संबंधी लंबित मामले, ठीक है भैया। लंबित मामले जो हैं लाए जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। क्या होते हैं? लंबित मामले लाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात यहाँ से याद रखो। एक और बात, ठीक है, इसका निर्णय जो होता है, लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। यानी लोक अदालत का निर्णय जो होता है, इसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। और कहीं पर भी अपील नहीं हो सकती, अपील नहीं कर सकते। कहीं पर भी इसके संबंधी जो है अपील नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है। और 5 लाख तक के दावे पर विचार भी कर सकती है। कितने पर? 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये विचार हो सकता है, इतनी बात अपने माइंड में रखेंगे। वर्तमान समय में समस्त जनपदों में यानी कि हम बात करें समस्त जनपदों में 3 लोक अदालत है। 3 लोक अदालत है भैया, ठीक है। कितनी है? 3 लोक अदालत का गठन किया जा चुका है। तो ये बात हो गई है, एक बार समझ लेंगे। लोक अदालत की बात कर लिए भैया। इसमें 5 लाख तक के दावों पर विचार किया जा सकता है। 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है बनी थी, ठीक है। कानूनी विवादों की शांतिपूर्ण एक समझौते के लिए एक वैधानिक मंच बनाया गया था,
ठीक है। लोक संबंधी विवादों के समझौते पर कार्य करना इसका कार्य है। जैसे दीवानी मामले होंगे, फौजदारी मामले होंगे, राजस्व संबंधी मामले होंगे, इन सभी लंबित मामलों को जो है इसमें लाया जाता है। और जब ये इसका निर्णय होता है तो इसका निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय माना जाता है और इसके निर्णय पर कहीं पर भी जो है अपील नहीं कर सकते। ये बात अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, ठीक है भैया। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं, अब एक हेडिंग डालेंगे, प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं। हेडिंग हमारी क्या होने वाली है? प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं। यानी कि वो कौन कौन सी संवैधानिक प्रमुख संस्थाएं हैं, वो वाली बात हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग, पहले नंबर पर राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है भैया। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? UPPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है भैया। ठीक है, इसकी बात करें, अगर गठन की बात करें इसकी बच्चा, इसकी अगर गठन की बात करें तो कई बार एग्जाम में आता है, गठन भी पूछ लिया जा सकता है। तो 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को, ये वो नहीं है UPSC, उसकी 26 में स्थापना की गई थी। अगर बात करना चाहो तो UPSC की स्थापना जो की गई थी वो 1926 को की गई थी, ठीक है। वो UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। परंतु अभी हम जो बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 1937 के गठन की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है? जो अध्यक्ष होता है वह सदस्य जो होते हैं, तो इनका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? तो 6 वर्ष, या तो 6 वर्ष होता है या फिर 62 वर्ष आयु होती है। 62 वर्ष आयु होती है, 62 वर्ष आयु होती है। ये वाली बात अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है। इतनी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है भैया। अरे बात समझ में, अरे बात समझ में। यूपी के जो फर्स्ट, यानी कि यूपी के जो फर्स्ट थे अध्यक्ष, यानी यूपी के प्रथम UPPSC अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे DL ड्रैक ब्रेकमैन। कौन थे? DL, यानी कि सर DL ड्रैक ब्रेकमैन थे, ये व्यक्ति थे DL ड्रैक ब्रेकमैन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कार्य क्या होता है इसका? कार्य क्या होता है? अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। कार्य क्या होता है? राज्य में प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा कराना, ये कार्य होता है प्रशासनिक सेवाओं के लिए। यहाँ परीक्षा कराना होता है इसका काम। इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये गठन याद रख लेना, ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। 1 अप्रैल 1937 पूछ सकता है। अध्यक्ष का कार्यकाल पूछ सकता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूछ सकता है, ठीक है। यूपी के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन है? ये आपके हो जाएंगे ब्रेकमैन जो है आपके, ठीक है। राज्य में प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा कराना इनका काम होता है। इतना आपके माइंड में रहना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है भैया। इसके बाद में लोक आयुक्त संगठन, आगे जो हमारा वो मिलेगा लोक आयुक्त संगठन। क्या है? लोक आयुक्त संगठन। लोक आयुक्त संगठन हमारा यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। गठन की बात करें तो 1975 में। कब हुआ था गठन? गठन हुआ था 1975 में। हम संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, संवैधानिक जिनका जिक्र संविधान में भी दिया गया। कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? कार्यकाल की अगर बात करें तो कितना होता है? 8 वर्ष कार्यकाल। फिलहाल में इस बात को ध्यान रखिए। परंतु क्या हुआ, ये कार्यकाल बाद में हटा दिया गया था, ठीक है। क्यों हटा दिया गया? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। इसमें क्या होती थी? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की इसमें क्या होती थी? नियुक्ति होती थी इसमें, ठीक है। मगर इसमें नोट करने वाली बात एक ही है आपकी कि 2018 से पहले कार्यकाल जो था वो क्या था? अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, नोट करके आप इसको लिख सकते हो।
2018 से पहले कार्यकाल जो था वो कितना था, तो वो था 8 वर्ष। ठीक है, 2018 से पहले कार्यकाल जो था वो 8 वर्ष था। ठीक है, 2019 में इसे 2019 में इसको चेंज कर दिया गया और इसका कार्यकाल 65 वर्ष या फिर 5 वर्ष की कार्यकाल कर दिया। 5 वर्ष और या 65 वर्ष आयु कर दी गई, 65 वर्ष आयु कर दी गई, जो भी पहले होगा। ठीक है, राष्ट्रीय विरोधी संस्था होती है, इसका कार्य क्या होता है, कार्य होता है इसका राष्ट्रीय विरोधी संस्था। राष्ट्रीय, अभी बताऊंगा क्या होता है राष्ट्रीय विरोधी संस्था। संस्था ये होती है, मतलब जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है, ये लोक आयुक्त है, यानी कि जो भी राष्ट्र के प्रति विरोध का कार्य करना होता है, यही इस पर, यानी कि राष्ट्र के कार्यों पर जो है निगरानी रखने का इसका काम होता है, इसलिए इसे कहा जाता है राष्ट्रीय विरोधी संस्था। समझ गए भाई, इतनी बात थोड़ी सी याद रख लेनी है। ठीक है, तो हो चुका है यहाँ आपका गठन 75 में हो गया है, कार्यकाल 8 वर्ष होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं इसमें। 2018 से पहले इनका कार्यकाल 8 वर्ष हुआ करता था, 2019 में से 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु इसकी कर दी गई। राष्ट्रीय विरोधी संस्था इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय विरोधी संस्था इसको कहा जाता है। इतनी बात दिमाग में रख लेना बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी आपकी। चलिए, इससे आगे जो हम पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं यूपी लोक सेवा प्राधिकरण, यानी क्या पढ़ सकते हैं, यूपी लोक सेवा प्राधिकरण। ये सीधे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने मिल जाएंगे एग्जाम में, कहीं ना कहीं देखने मिल जाएंगे इसके बारे में कहीं ना कहीं। तो ये इसमें क्या होते हैं, यूपी के जो लोक सेवा प्राधिकरण होते हैं उसमें एक गठन जो होगा वो आपका होगा राज्य सूचना आयोग। पहला कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, राज्य सूचना आयोग। ठीक है, राज्य सूचना आयोग। रिवीजन कर रहे हैं इनका, छोटी छोटी बातें याद करेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इसका गठन जो किया गया था वो कब किया गया था, 14 सितंबर। ठीक है, और कब किया गया था, 14 सितंबर 2005 को। ठीक है, 2005 को जो है इसका गठन किया गया था। इतनी बात यहाँ से याद रखो। आरटीआई यानी कि आरटीआई सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कब किया गया था, आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। किसके अंतर्गत, 2005 के अंतर्गत किया गया था। कार्यकाल जो होता है सदस्य का वो क्या होता है, 5 वर्ष होता है। कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है, या फिर इसकी आयु पूछ ली जाएगी आपसे, वो कितनी, 65 वर्ष आयु पूछ ली जाएगी, 65 वर्ष आयु। ठीक है, जो भी पहले हो ये आपकी पूछ ली जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात, राज्य के जो प्रथम सूचना आयुक्त थे, राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त जो थे वो कौन थे, MA। ठीक है, याद रहेगा, MA खान। कौन थे, MA खान थे। ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं आप, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। MA खान। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अगर बात करें तो भावेश कुमार सिंह है। ठीक है, परंतु ये इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ठीक है, अब जो है वो कौन है, सुभाष चंद्र सिंह। अब वर्तमान में कौन है, सुभाष चंद्र सिंह। ठीक है भाई, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है इनका नाम। ठीक है, फिलहाल में आज तक पूछे तो नहीं गए हैं, मगर क्या पता पूछ लें। हाँ भाई, अभी तक तो पूछे नहीं हैं, क्या पता पूछ लें। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे। राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005, आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यकाल कितना होता, 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु। राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त जो थे MA खान थे, भाई इतना याद रखो। ठीक है भैया, सुभाष चंद्र सिंह जो हैं वो बतौर अब काम इस पर कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा ई पंचायत किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ई पंचायत। दूसरे नंबर पर जो हमारा वो क्या है, ई पंचायत। ये हमारा है ई पंचायत क्या होता है, इसके बारे में समझ लो। सभी पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए काम किया गया है, यानी क्या है, सभी पंचायतों को सक्षम
बनाने के लिए सभी पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए ई पंचायत मिशन परियोजना शुरू की गई। क्या की गई? ई पंचायत मिशन योजना शुरू की गई। इतनी बात दिमाग में रख लीजिए। ई पंचायत मिशन योजना शुरू की गई और ये कब की गई शुरुआत? 24 अप्रैल 2012 को। कब की गई भैया? 24 अप्रैल 2012 को इसकी शुरुआत की गई। ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है। ठीक है। देश के सभी राज्यों और यूटी में 45 जिलों में, यानी कितने? देश के राज्यों व यूटी यूनियन टेरिटरी में कितने? आपके अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे आपके 45 ज़िले हैं। कितने? 45 ज़िले। ठीक है। सब में 45 ज़िलों में और लगभग कितनी पंचायतें हैं? ये 128 ई पंचायत है। 128 ई पंचायत है। ठीक है भैया। देश की कितनी? 128 ई पंचायत यहाँ से हैं। ठीक है भैया। पंचायत सूचनाओं का आदान प्रदान करना इसमें कार्य होता है। ठीक है। हाँ जी। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन आ जाए, कि देश की प्रथम ई पंचायत कौन सी है? देश की प्रथम ई पंचायत कौन सी है? तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, देश की प्रथम ई पंचायत कौन सी। परंतु उससे पहले इसका काम देख लेंगे। पंचायत सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी क्या होता है? पंचायत सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये दो काम आपको पता करने हैं। एक तो आपको याद रखना है कि देश की प्रथम ई पंचायत कौन सी थी, फिर यूपी की पहली ई पंचायत क्या थी। सेवाओं में कुशलता का वर्णन करना इसका काम होता है। पहले कार्य लिख लें। तो सेवाओं में कार्यों की कुशलता करना। ठीक है। कार्यों की कुशलता करना। तीसरा है पंचायतों के प्रबंधन में गुणवत्ता लाना। पंचायतों के प्रबंधन में गुणवत्ता लाना। ये काम होते हैं 3। ये 3 काम होते हैं इनके, आपको याद होना चाहिए। ये 3 काम होते हैं। एक तो क्या होता है? सेवाओं में कार्य की कुशलता लाना। ठीक है। कार्य की कुशलता लाना। ठीक है। एक और पंचायती सूचनाओं का आदान प्रदान करना, पंचायतों के प्रबंधन में गुणवत्ता लाना। ठीक है। देश में अगर हम बात करें, पहली ई पंचायत जो है वो कौन सी थी? पुलमपारा। पहली पंचायत, यानी कि देश में पहली ई पंचायत वो कौन सी थी? पुलमपारा। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। पुलमपारा, डबल लैन लिख सकते हो। चलो पुलमपारा लिख लो। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। याद रख लो ये। यानी कि देश की एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि देश की प्रथम ई पंचायत कौन सी है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देश की पहली ई पंचायत जो है वो कौन सी है? पुलमपारा। ठीक है। पंचायत, इसे हम पुल्लमपारा लिख सकते हैं। पुल्लमपारा इसको लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है? ये जो है देश की पहली ई पंचायत है। ठीक है भाई। जो हमने अभी बताया 128 ई पंचायत है। कितनी? 128 ई पंचायत है ये। तो उनमें से पहली जो थी वो कौन सी थी? वो आपकी थी पुलमपारा। ठीक है। और ये कहाँ की है? तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम। और ये कहाँ है तिरुवनंतपुरम? ये केरल में है भैया। ये कहाँ पर है? ये केरल में है तिरुवनंतपुरम। पढ़े लिखे होने का एक इन्होंने मुद्दे दिया है प्रमाण कि भैया हम केरल के हैं। ठीक है। ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें यूपी की, तो वो कहाँ पर है? बाबूपुर पंचायत। कहाँ पर है? बाबूपुर पंचायत। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में पहली ई पंचायत जो है वो कौन सी है? बाबूपुर पंचायत। बाबूपुर पंचायत है ये। ठीक है। यूपी में। ठीक है भैया। इतनी बात जो है आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। ठीक है। चलिए, तो एक बार इन्हें रिकॉल कर लेंगे और कुछ नहीं करना है यहाँ से। देखिए, रिकॉल करने का मतलब पंचायतों में प्रबंधन की गुणवत्ता लाना है। इसमें
ठीक है, सभी पंचायतों में को सक्षम बनाना होगा। ई पंचायत मिशन योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 24 अप्रैल 2012 को। और यूपी और यूटी में 145 कुल 45 जिलों में 128 ई पंचायत थे, जिसमें देश की पहली ई पंचायत जो है पुलमपुरा पंचायत कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और यूपी की सबसे पहली जो है वो कौन सी? बाबूपुर पंचायत, यानी ई पंचायत। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक करे हैं ये डिस्कस कर लिए हैं इतने टॉपिक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से क्लास का एंजॉय करते रहो। ठीक है, और हम 7 बजे आपसे मिलते हैं। ठीक है, और डेली ये क्लास 7 बजे आपको आती है। ठीक है, 8 बजे जो है इससे अगली क्लास जो रहती है वो हमारी मैथ की रहती है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।